मित्र नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। आज का जो विषय है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, और ये विषय मैं रोज बोलता हूँ। उद्देश्य मेरा है कि देश का किसान जो नाना प्रकार की मुश्किलों में फंसा हुआ है उसको बाहर कैसे निकलना है, देश का किसान जो कर्ज में डूबा है उसको कर्ज से कैसे मुक्ति पानी है, उसके जीवन में कैसे खुशियां आए। तो मैं अक्सर बोलता हूँ खुशियों का संबंध खेती से है। कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का जो आधार है कृषि के मूल में है। और जब कृषि की बात करता हूँ तो कृषि का जो आधार है वो प्रकृति की व्यवस्था में है। जाने अनजाने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हरित क्रांति के बाद आई और किसान को उनकी फसल का उपज ज़्यादा मिले, उसकी आमदनी बढ़ाई जाए, ये बात उसको बताई गई कि भाई अगर उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर आमदनी बढ़ानी है तो ऐसा करना पड़ेगा। और उसी व्यवस्था में मैंने प्रकृति की व्यवस्था को इग्नोर कर दिया। यानी कि हमें तो इतना कुंटल गन्ना पैदा करना है, हमें इतना कुंटल गेहूं पैदा करना है, फिर मुझे प्रकृति की व्यवस्था के साथ कुछ भी खराब भी करना पड़े तो मैं करूंगा। जाने अनजाने ये सब चीजें घटी। तो मित्र ये पूरी वीडियो मेरी जरा ध्यान से सुनना। आज देश का किसान तकनीकी आधारित खेती कर रहा है, टेक्नोलॉजी की दम पर खेती कर रहा है। टेक्नोलॉजी में और खेती में, किसान और टेक्नोलॉजी के बीच में एक वो चीज़ है जो मैं कई बार बोलता हूँ कि किसान को शकुनियों के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। टेक्नोलॉजी में बताया जाता है कि आपको संतुलित उर्वरक डालने हैं। अब जब बात होती है संतुलित उर्वरक की तो आपने सुना है कि जैसे आज भी देश के किसान के दिमाग में बात बैठ गई है कि बिना यूरिया के, बिना डीएपी के, बिना पोटास के क्या हो सकता है। ये उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि बिना फर्टिलाइजर के खेती संभव नहीं है। तो उसको कहा जाता है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। संतुलित उर्वरक, आज जब संतुलित शब्द है तो बैलेंस फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर क्या, बैलेंस न्यूट्रिशन होना क्या चाहिए शब्द। चूंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन 17 में से जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तो हमको जलवायु से मिल जाता है। तो 17 की जरूरत है, 3 हमको जलवायु से मिल गए, तो अभी बचे 14। 14 में से मैंने कहा एन डालो, यानी नाइट्रोजन डालो, फास्फेट डालो और पोटास डालो। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को संतुलित रूप में डालो। जब मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाले तो 3 हमने डाल दिए, अब बच गए 11। 11 जो पोषक तत्व हैं वो कहां से आएंगे। पिछले 50 साल से मैंने ये किया। क्या किया? संतुलित उर्वरक के नाम पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग किया। हालांकि आज भी देश के अधिकांश किसान पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और फास्फेट का प्रयोग करते हैं। मित्र, आपने देखा होगा कि ये संतुलित उर्वरकों के प्रबंधन या संतुलित पोषक तत्वों के प्रबंधन के नाम पर क्या हुआ
कि पोषक तत्वों के साथ कुप्रबंधन हो गया, मिसमैनेजमेंट। क्या कि एक प्लांट है, चाहे वेजिटेबल का हो, चाहे फ्रूट का हो, चाहे खाद्यान्न फसल का हो, उस जमीन में मैंने नाइट्रोजन फास्फोरस एक्सेस मात्रा में दे दी, उसके सापेक्ष पोटास है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, इन चीज़ों की कमी हो गई। ये कमी होने की वजह से आपके भोजन में जो टेस्ट वैल्यू थी वो कमजोर हुई, साथ ही साथ आपके भोजन की जो पौष्टिकता थी वो कम हो गई। हुआ क्या कि खेती कहते हैं कृषि मूलस्य जीवनम। अब जमीन में जो सॉइल है, मैंने कहा सॉइल फर्टिलिटी, हमें खेती में क्या करना है कि सबसे पहले मुझे, अगर कोई किसान है, सच्चा किसान है, तो उसको देखना है कि मेरी भूमि कैसी है, सॉइल। हम खेती सॉइल में ही करेंगे, चाहे आप फल लगाइए या सब्जियां लगाइए या खाद्यान्न फसलें बोइए, कहाँ बीज बोएंगे? जमीन में बोएंगे। लेकिन जमीन के बारे में, सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में कोई भी देश का बुद्धिजीवी कभी बात ही नहीं करता, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी अगर आप बढ़ा लेंगे तो बहुत सारे लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी की बात कोई नहीं करता। उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्सर कहा जाता है कि आप अगर उन्नतशील बीज का प्रयोग करेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। अगर आप यूरिया, डीएपी, पोटास का प्रयोग सही मात्रा में करेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। अगर आप की फसल में कोई बीमारी लगेगी और आप फंजीसाइड का समय से प्रयोग करेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। अगर आपके खेत में कोई कीड़ा लगता है फसल में और उसको इंसेक्टिसाइड डाल करके मार देंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। अगर आपके खेत में कोई खरपतवार है तो उस खरपतवार को अगर बीडीसाइड डाल के मार देंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। हुआ क्या? पैदावार ज़्यादा हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि जो लक्ष्य लेके चला था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया। मेरा ऑब्जेक्ट था कि मुझे पैदावार बढ़ानी, तो पैदावार तो बढ़ गई। लेकिन मैंने कहा खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है, खेती जीवन जीने के लिए है, खेती आनंद के लिए है, खेती समृद्धि के लिए है। उन्नत खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। खेती यानी खेती करने वाला किसान, खेती सबसे उन्नत व्यवसाय है। और खेती ऐसा व्यवसाय है कि बैंक में हम 10 साल में धन को 2 गुना करते हैं, लेकिन खेती अगर समझदारी के साथ करते हैं तो 4 महीने में मेरा धन 10 गुना हो जाता है। सिर्फ 4 महीने की फसल होगी और आपका धन 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। इससे अच्छी कोई बैंक नहीं है, इससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं। जमीन में एक बीज मैं सरसों का डालूंगा, 4 महीने के बाद हमको 1000 बीज मिलेंगे। चने का एक बीज डालूंगा, 40 बीज मिलेंगे। गेहूं का एक बीज डालूंगा, 200 बीज मिलेंगे। कब? अगर खेती में मैं मेरी समझ, मेरा दिमाग, मेरा कॉमन सेंस अगर काम करे तो मित्र, आज मैं बात कर रहा हूं सॉइल की, क्लाइमेट की, बायोडाइवर्सिटी की। 3 ही चीजें खेती में। किसान को यह देखना है कि मेरी सॉइल कैसी है, मेरी क्लाइमेट, जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट कैसी है, जैव विविधता जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल। 3 सब्जेक्ट हैं जिस पे किसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले मैं सॉइल की बात अगर करूं तो सॉइल में मित्र, मिट्टी को इतना आसान मत, मिट्टी को मिट्टी मत कहिए, ये मां है। शब्दों में फर्क है। जब मैं इसको मिट्टी कहता हूं तो मेरी सोच पॉल्यूटेड है, और जिसको मैं धरती मां कहता हूं तो मैं पॉजिटिव हूं। तो ये मां है।
मां का मतलब है जीवित है। जीवित कैसे है? ये जो सॉइल है इसके 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर जिसको हम जैविक गुण कहते हैं। जैविक गुण, जैविक गुण का मतलब है मित्रों कि सॉइल के अंदर नाना प्रकार के जीव रहते हैं। सॉइल पत्थरों के पार्टिकल्स हैं, उस सॉइल में कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ जो फसलों के अवशेष हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, मल है, मूत्र है, मरे हुए जीव हैं, कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ नाना प्रकार के जीवाणुओं का भोजन है। वो जीवाणु सॉइल के अंदर कॉलोनी बना के रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब कि जमीन के अंदर छोटे छोटे घर हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। केंचुआ रहता है, गुबरैला रहता है, दीमक रहता है, सांप रहता है, चूहा रहता है, घर बना करके। और इनके कुछ मतलब है। लेकिन अभी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के नाम पर 2 चीजें आई। 2 चीजों ने बहुत बड़े खतरे पैदा किए। नंबर 1, जब से टेक्नोलॉजी में रसायन आए, जैसे रासायनिक उर्वरक, आज की तारीख में कृषि वैज्ञानिक नीतियां कहती हैं बिना रासायनिक उर्वरकों के काम नहीं होगा, और देश के किसानों ने भी मान लिया बिना रासायनिक उर्वरकों के काम नहीं होगा। इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया कि रासायनिक उर्वरकों की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों? आखिर रासायनिक उर्वरकों की जरूरत क्यों है? 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले तो रासायनिक उर्वरक कभी दिए ही नहीं गए सॉइल में। 17वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत विश्वगुरु था। भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था। तब रासायनिक उर्वरक नहीं थे ना, तो कैसे पैदा होता था? क्योंकि तब मेरे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी थी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो क्या जरूरत है रासायनिक उर्वरक की? जैसे अगर मैं भोजन जो खाता हूं, दाल है, सब्जी है, फल है, चावल है, अगर जो मैं खाता हूं, अगर उसमें पौष्टिकता है, यानी कि उसमें सारे न्यूट्रिशन हैं, तो मुझे सप्लीमेंट्री फूड खाने की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। लेकिन आज तो पड़ रही ना सबको, ओमेगा 3, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, जिंक की गोली। क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन प्रणाली है, जहां से भोजन आता है, भोजन सारा का सारा सॉइल से आता है। अगर सॉइल रिच है तो पौधों को किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं है, और जो उपज प्राप्त होगी वो बहुत पौष्टिक होगी। मुझे भी किसी सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जरूरतें वास्तव में हैं या जरूरतें बनाई गई हैं। इंसान को सप्लीमेंट्री फूड बेच करके धन कमाना है, और फसलों को न्यूट्रिशन देने के नाम पर रासायनिक उर्वरक बेच करके धन कमाना है। ये पूरी की पूरी धन कमाने की एक पॉलिसी है। देश का कोई बुद्धिजीवी रूट पर नहीं जाता, जमीन की सच्चाई को नहीं समझना चाहता कि मेरा पूरा का पूरा जीवन सॉइल पर डिपेंड है। दुनिया का संपूर्ण कारोबार जमीन पर, धरती माता पर टिका हुआ है, लेकिन दुनिया के सारे लोग धरती माता की प्रॉपर्टीज को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कैसे?
जब मैंने किसी जमीन में रासायनिक जैविक कार्बन, जैव कार्बन डालने की बजाय रासायनिक कार्बन, रासायनिक उर्वरक डालने का जब प्रयास किया तो क्या है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई, सॉइल में कार्बन की कमी हो गई। क्योंकि कार्बन की जरूरत ही नहीं, मैं जो एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी, एक बोरी पोटाश डाल देता हूं। दूसरा क्या करते हैं मित्र कि जब किसी फसल में कोई कीट, बीमारी, खरपतवार लगा तो पेस्टिसाइड, यानी कि फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक और कीटनाशक, ये मैंने डाले। आज की तारीख में देश के किसानों ने मान लिया है कि इनके बिना खेती नहीं हो सकती, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इनकी जरूरत क्यों, वाई, ये क्यों डालने पड़ते, हमको ये सोचना है। तो कोई नहीं सोचेगा, कोई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसान की पीड़ा को नहीं समझेगा। ये पीड़ा किसान को खुद समझनी है, क्योंकि तकलीफ में आप हैं। आप ढेर सारी लागत लगाते हैं, फिर कुछ फसल उपज पैदा करते हैं, उपज ज़्यादा करते हैं, बाजार में मूल्य कम मिलता है। इधर लागत ज़्यादा लग चुकी, उधर बाजार में जब अपनी उपज बेचने गए तो उसका मूल्य कम मिला। मूल्य इसलिए कम मिला कि बाजार का एक नियम है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर टिका हुआ है। अब मैं जो कहना चाहता हूं, विषय मित्र प्राकृतिक खेती का है। आज प्राकृतिक खेती के नाम पर जाने कितने चुटकुले, जाने कितने गुड्डे गुड़िया के खेल लोगों को खिलाए जा रहे हैं। मैं क्या कहता हूं, सरल विषय, हमें अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक करना है, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि सॉइल की फर्टिलिटी होती क्या है। तो आपने सुना है कि जमीन में एक CN रेशियो है, CN रेशियो एक कॉमन सा शब्द है, टेक्निकल शब्द है, CN रेशियो। इसके बारे में कहते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का रिलेशन। जमीन में इतना कार्बन है, 10 हिस्सा कार्बन है, तो उससे 1 भाग नाइट्रोजन रिलीज होगा। N का मतलब नाइट्रोजन ही कहा गया है। एग्जैक्टली क्या है, N का मतलब न्यूट्रिशन है। कार्बनिक पदार्थ से कार्बन बनेगा। अब कार्बनिक पदार्थ ने चूंकि 16 पोषक तत्वों को गेन किया है, तो जब कार्बनिक पदार्थ डिकम्पोज होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उससे जो रिलीज होगा वो सारे के सारे पोषक तत्व रिलीज होंगे। लेकिन लोगों ने कहा नाइट्रोजन रिलीज होता है, तो इसको सुधार लें। कार्बन में से न्यूट्रिशन प्राप्त होगा, नाइट्रोजन भी उसमें होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स है एक, जिसमें न्यूट्रिशन है, जिसमें सारे पोषक तत्व। अब है क्या अभी हाल फिलहाल, जैसे मैं किसी जमीन में कहता हूं कि सॉइल में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए। यानी कि जो आपकी जमीन है, मान लो 1 एकड़ जमीन का उदाहरण लेके चलता हूं कि किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़, 1 एकड़ जमीन की 6 इंच मिट्टी अगर हम स्क्रैप कर लें तो उसका वजन होता है 8000 कुंटल। अब 1% अगर जीवांश कार्बन है तो उसका मतलब है यहां 80 कुंटल जीवांश कार्बन होना चाहिए। अब अगर 80 कुंटल कार्बन है तो ये 80 यहां रख दीजिए, और 80 में 10:1 का जब फार्मूला आएगा तो यहां 8 आ जाएगा, 8 कुंटल। 8 कुंटल न्यूट्रिशन आपकी फसल को मिलेगा। अगर आपकी जमीन में 80 कुंटल कार्बन है तो उसमें से 8 कुंटल न्यूट्रिशन आपकी फसल को मिलेगा। और अभी आप देते कितना, खरीफ और रबी में दोनों सीजन में 2 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश, कितना, 2.5 कुंटल।
आप 2.5 क्विंटल दे रहे थे, उसमें केवल नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, पोटाश था, और जब नेचुरल वे में 80 क्विंटल में से 8 क्विंटल तीनों क्रॉपों में मिला, तो हम अभी 3 बार केवल 2.5-3 क्विंटल दे रहे थे, ये कितना दे रही है? 8 क्विंटल। तो कौन कहता है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन गिरता है? मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती करने से उत्पादन मेरा 2 गुना होता है। लेकिन कैसे? जब हम प्राकृतिक खेती की बात को समझ के चलेंगे। और प्राकृतिक खेती मैंने बोला पहला है प्रकृति का सॉइल, क्योंकि बीज में जमीन में बोना है। अगर जमीन मेरी रिच है तो हमें भरपूर उत्पादन मिलेगा और कोई फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ेगा। आज की तारीख में आप जब मिट्टी की जांच, तो अभी जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो जीवांश कार्बन आपको मिलता है 0.3%। मैंने बोला 1% होना चाहिए, ये मिनिमम है, लेकिन अभी हो कितना गया? 0.3। अब जब 0.3 है तो यानी कि 24 क्विंटल, आपके खेत में 24 क्विंटल कार्बन है। 24 क्विंटल से जब मिलेगा, रिलीज होगा, तो जब यहां हम 24 रखेंगे तो यहां कितना आएगा? 2.4 क्विंटल। एक खेत में फसल को 8 क्विंटल, 1 एकड़ में 8 क्विंटल एनुअली जीवांश रिलीज होना चाहिए। हो कितना रहा है? 2.5 क्विंटल। इसलिए फसलों की उत्पादकता कम है, फसलों की ग्रोथ कम होती है, और इसीलिए हमको सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत पड़ती है, यानी रासायनिक उर्वरकों की। और मैंने बोला कि इस रासायनिक उर्वरकों में जब मैं डालता हूं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस डालता हूं। हम 14 पोषक तत्व तो नहीं डाल पाते। कुछ किसान कभी कभी सल्फर, कुछ किसान कभी कभी जिंक, बस। इसलिए भोजन में स्वाद नहीं है और भोजन में पौष्टिकता नहीं है। खेती की जाती है कि मुझे संतुलित फूड मिले, ऐसा फूड जिसको खा करके मैं हेल्दी रहूं, मेरी श्रम शक्ति अच्छी हो, मेरा दिमाग ठीक हो और मुझे बीमार ना होना पड़े। आज की तारीख में ऐसा फूड खा रहा हूं जिसमें पौष्टिकता नहीं है। दूसरा, ये जो पेस्टिसाइड डाले मैंने, समझना बात को, ये जब मैं पेस्टिसाइड डालता हूं वो भी सिस्टेमिक पेस्टिसाइड, व्हाइट ग्रब को मारना है, दीमक को मारना है, निमेटोड्स को मारना है, इसलिए मुझे साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, डेकामेथ्रिन, कोराजिन, क्लोरोपाइरिफास, इस प्रकार का। तो मैंने बोला कि जमीन में जैविक गुण, यानी जमीन में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और जब मैं जमीन में ये पेस्टिसाइड डालता हूं तो इनको मार देता है, यानी कि जमीन में रहने वाले जीव खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जब ये जीव खत्म हो गए, दूसरा, ये जो मैं फसल उगा रहा था सब्जियों की, फलों की, तो क्या हुआ कि उसके जो पेस्टिसाइड के जो रेजिडुअल इफेक्ट थे वो मेरे भोजन प्रणाली में आ गए और मनुष्य बीमार हो गया। आधी आबादी कैंसर और बीपी की मरीज है। करीब करीब 7-8% लोगों को कैंसर हो चुका है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लग गए हैं, बाल झड़ने लगे हैं, जवानी आई नहीं, बुढ़ापा दिखने लगा है। यानी हर व्यक्ति परेशान है। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई, उपभोक्ता इसलिए परेशान है कि उस खा करके बीमार होकर के अस्पताल में पहुंच गया। मित्र, खेती तो पवित्र विषय है, खेती से बड़ा पवित्र विषय कुछ भी नहीं है। खेती भगवान की पूजा का नाम है। खेती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का काम है। तो क्या करना है? मैं आपको बता रहा हूं कि प्राकृतिक खेती शुरू कैसे करनी है। तो शुरू करने के लिए पहला है, मेरे मन में एक विचार है, क्योंकि प्राकृतिक खेती कभी नहीं होगी, पहले हमारे विचार प्राकृतिक हो गए। और प्राकृतिक विचार का मतलब है प्रकृति के प्रति हमारा डिवोशन, प्रकृति की सुरक्षा के प्रति मैं कितना कॉन्शियस हूं, कितना गंभीर हूं, प्रकृति की व्यवस्था को उत्तरोत्तर सुंदर बनाने के लिए मैं क्या कर्म कर सकता हूं, उसका नाम है प्राकृतिक खेती।
प्रकृति की व्यवस्था में क्या है? पहला सॉइल है, दूसरा लिखा है जल और वायु। जल माने वाटर, वायु माने फॉरेस्ट एरिया, जंगल। जैसे आज क्लाइमेट चेंज का एक सिस्टम है कि लोग बड़ा त्राहिमाम कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्यों नहीं होगा? आपने जलाशय पाट दिए, नदियां सुखा डाली, जमीन के नीचे का पानी लूट लिया, जंगल काट लिए, तो जल, जब पानी की कमी सरफेस पर, सरफेस वाटर नहीं होता, भूगर्भ जल नहीं होता, बारिश कम होती है तो जल का संकट, दूसरा जंगल काट लिया तो जलवायु का संकट। तो जलाशय बढ़ाना है, जंगल ज्यादा लगाना है, तब मुझे क्लाइमेट ठीक हो पाएगी। और जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी में अगर मिट्टी में जीवांश कार्बन 1% है या ज्यादा है, जैसे आप जंगल जाएंगे, जंगल में आपको गर्मी महसूस होती है क्या? जंगल में तो प्लीजेंट वातावरण है। क्यों? क्योंकि वहां जंगल है, जमीन में 2% ह्यूमस है। ऐसी जगह खुशबू भी बहुत खूबसूरत है, आनंद ही आनंद है। और आपके अपने खेतों में क्या हुआ? जमीन बिल्कुल बंजर जैसी हो गई है, 280 फुट पर पानी चला गया है, कहीं पेड़ पौधा है नहीं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति के प्रति मेरी जो सोच है, पहले सोच अच्छी बनानी तब प्राकृतिक खेती शुरू होगी। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो प्राकृतिक खेती के नाम पर गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहेंगे, रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। और अगर प्राकृतिक खेती की ओर हमारे देश की नीतियां, देश के वैज्ञानिक, देश का बुद्धिजीवी और किसान स्वयं अगर इस विषय पर नहीं सोच रहा है तो 10 साल के बाद आप सोचने लायक भी नहीं बचेंगे। जैसे आज किसान कहता है साहब बहुत प्रॉब्लम में हूं, कर्ज में डूब गया, लगता है सुसाइड कर लो। अभी सोच रहे हैं। अगर इस पर बहुत जल्दी सबने ध्यान नहीं दिया तो सबको सामूहिक रूप से सुसाइड करना पड़ेगा। और अगर आप सुसाइड नहीं भी करेंगे तो प्रकृति आपको मरने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि पानी में कंटामिनेशन बहुत है, भोजन में कंटामिनेशन बहुत है, ऑक्सीजन में कंटामिनेशन बहुत है। तो मैंने बोला प्राकृतिक खेती का मतलब भगवान की पूजा। भगवान की पूजा का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने कहा सॉइल, भूमि, भूमि मतलब भगवान, भूमि की पूजा यानी कि इसको फर्टाइल बनाना है। कैसे फर्टाइल बनाएं? फर्टाइल का मतलब है इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे ठीक करें, भौतिक गुण इसके कैसे ठीक करें। मित्र, अभी तो लोग कहते हैं केमिकल बंद करना है, प्राकृतिक खेती में केमिकल बंद करना। मैं कहता हूं ट्रैक्टर भी बंद करना है। ये 4 टन का ट्रैक्टर, अगर आप 4 टन के ट्रैक्टर से खेती करेंगे ना तो प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने बोला सॉइल को ठीक करना है, सॉइल के स्ट्रक्चर को ठीक करना है ताकि वहां जीव जंतु रह सके। और जब 4 टन का ट्रैक्टर जमीन में दौड़ाएंगे तो वहां जीव जंतु नहीं रह सकते। सॉइल के अंदर जब स्पेस ही नहीं है, हवा का, आकाश का एरिया ही नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में ऊपर 4 टन का ट्रैक्टर जैसे चलेगा तो 4 टन का ट्रैक्टर जब मिट्टी के ऊपर चलेगा तो मिट्टी के अंदर का जो आकाश का एरिया था वो ब्लॉक हो जाएगा। जब आकाश का एरिया ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? तो जीवाणुओं के लिए जगह कम बचेगी। तो भौतिक गुण मतलब है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल में पोर स्पेस, सॉइल में आकाश का एरिया, सॉइल में सब कुछ। सॉइल की पल्वराइज, कितना मुलायम सॉइल है, यानी हल भी नहीं चलाना पड़ता, इतनी मुलायम सॉइल। जैसे जंगल में कोई व्यक्ति, जंगल में एक चिड़िया बीज बो देती है जामुन का। हम अपने खेत में जब जामुन का पेड़ लगाते हैं 2 फुट का गड्ढा बनाते हैं, फिर भी जामुन का पेड़ आंधी में गिर जाता है। लेकिन जंगल में चिड़िया बीज बो देती है जामुन का और बीज जम जाता है, रूट बहुत तेजी के साथ नीचे चली जाती हैं और हमारा पेड़ आंधी आने पर गिर जाता है। जंगल का पेड़ आंधी आने पर नहीं गिरता। हमारे पेड़ के फल मीठे नहीं होते, जंगल के पेड़ के फल मीठे होते हैं। तो है क्या? सॉइल का खेल है।
और सॉइल को जब ठीक करने की बात करते हैं तो जल वायु, जैसे मैंने बोला कि अगर जल वाटर लेवल नीचे जमीन से निकालते रहेंगे तो सॉइल ठीक नहीं होगी। सॉइल ठीक होगी जब बारिश का पानी खेत की मेड़ बना करके रोकेंगे, जब खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे तो जल और जंगल यानी रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करना और खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने का मतलब मैं क्लाइमेट को ठीक करने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ा दिया। उसके बाद तीसरी चीज है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। आप क्या समझ रहे हैं? केचुए का कोई रोल नहीं है, मेंढक का कोई रोल नहीं है, सांप का कोई रोल नहीं है, बिच्छू का कोई रोल नहीं है। कुदरत ने जितनी भी इकाइयां रची हैं सबका रोल है और सबको जीने का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार है। तो बायोडाइवर्सिटी हम ही कैसे मार रहे हैं? ये पेस्टिसाइड डाल करके बायोडाइवर्सिटी मार रहे हैं। आपको याद है ये जो धरती माँ है, धरती माँ, इसके निर्माण में धरती माँ और धरती माँ के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो धरती की फर्टिलिटी है, इसके निर्माण में 3 करोड़ 40 लाख साल लगे हैं। और किसने धरती बनाई है? इतनी खूबसूरत धरती किसने बनाई है? छोटी छोटी ग्रासेस ने, छोटे छोटे जीवों ने। जिन ग्रासेस को आज बीटीसाइड डाल के मार रहे हैं, समझ लीजिए धरती के निर्माण में उनका योगदान बहुत रहा है। और जिन पेस्ट इंसेक्टिसाइड डाल करके जिन कीटों को मार रहे हैं, उनका भी धरती के निर्माण में बहुत रोल रहा है। तो भगवान की बनाई गई व्यवस्था में बहुत सारी चीजें मेरी दुश्मन हो गई। वनस्पतियां, मेरे खरपतवार मेरे दुश्मन हो गए, बहुत सारे कीट पतंगे मेरे दुश्मन हो गए। तो मित्र, हमको देखिए जमीन में, मैं बोल रहा था कि हमारी सॉइल में ह्यूमस 1% होना चाहिए, 1%। अगर 1% ह्यूमस है हमने बोला कि सॉइल में 1 एकड़ की जमीन का वजन 8000 कुंटल है, उसमें 1% ह्यूमस का मतलब 80 कुंटल उसमें कार्बन है। और अभी मिट्टी की जांच कराया तो केवल 24 कुंटल कार्बन है, यानी अभी 56 कुंटल की कमी है। 2 चीजें हैं, ये लिखा है ना सी माने कार्बन, और ये लिखा है एन माने न्यूट्रिशन। ये लिखा है जीवांश कार्बन। जीवांश का मतलब मरे हुए जीवों का अंश, और ये कार्बन। एग्जैक्टली कहा जाए तो सी जितना होता है उसमें से जीवांश इतना होता है। ये जो न्यूट्रिशन है ये जीव द्रव्य में, मरे हुए जीवों में। तो अब हमको क्या करना है? 56 कुंटल उसमें कार्बनिक पदार्थ की जरूरत है, कार्बन की जरूरत है। 1 कुंटल 100 केजी शुष्क, 100 केजी शुष्क कार्बनिक पदार्थ में मात्र 58 कुंटल कार्बन निकलता है, 58%, यानी कि 58 केजी। और हमको चाहिए 56, तो यानी क्या कि करीब करीब हमको ये 56 की प्रतिपूर्ति के लिए 1 कुंटल शुष्क कार्बनिक पदार्थ हमको 56 कुंटल 56 करना है। तो यानी कि हुआ कि करीब करीब 100 कुंटल शुष्क कार्बनिक पदार्थ, यानी शुष्क रूप में गोबर, शुष्क रूप में फसलों के अवशेष, या शुष्क रूप में खरपतवार सूखे हुए। जब ये मैंने सॉइल में डाले तो मैंने कार्बन डाल दिया, कार्बनिक पदार्थ डाल दिया। अब इस कार्बनिक पदार्थ को जो प्राइमरी डिकम्पोजिशन है वो नमी से होगा। नमी की अवस्था में जब ये शुष्क पदार्थ कुछ दिन नम अवस्था में रहता है तो ब्लैकिश होता है, यानी ब्लैक कलर को प्राप्त होता है, यानी सकुलेंसी आ जाती है। वो इस फॉर्म में पहुंच जाता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये उसको अपना भोजन बना सके। तो जब सूक्ष्म जीवाणु इस कार्बन पर क्रिया करते हैं तो फिर वो तेजी के साथ बढ़ते हैं, फिर वो मरते हैं। तो मरे हुए जीवों का अंश ये न्यूट्रिशन है। अगर मित्र हमने कार्बनिक पदार्थ डाला
और जंगल की मिट्टी से लाया हुआ जीवाणुओं का जीवामृत डाला, और जैसे ही मेरे 3 साल 4 साल लगेंगे इस प्रयास में, मैंने खेत की मेड़ बना लिया, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लिए और कार्बनिक पदार्थ खेत को डालने लगा, जीवामृत भी डाल दिया, धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करने लगा, पेस्टिसाइड डिलीट कर दिया। अब जो उपज प्राप्त होगी, कई बार अगर जो जैसी शिद्दत के साथ काम करेगा हो, उसकी उपज, मैं बता रहा हूं 100% उपज उसकी बढ़नी है। जैसे जैसे सॉइल में ये जीवांश कार्बन बढ़ेगा, उपज उसकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी विदाउट फर्टिलाइजर। और जैसे उसकी सॉइल में जीवांश कार्बन बढ़ेगा, सॉइल बोर्न डिजीज बिल्कुल नहीं लगेंगी। और जिस किसान की खेतों में पेड़ हो गए, चिड़ियाँ आ गई, इंसेक्ट नहीं लगेगा। और जिस जमीन में कार्बन बहुत ज़्यादा हो गया, उसको पानी देने की जरूरत कम पड़ेगी। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। समझ के साथ खेती करना, यानी कि समझ मेरी अभी क्या विचार बिठाया जा रहा है, प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसकी उपज का भाव अधिक मिलेगा। मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा, झूठ बोला जा रहा है। प्राकृतिक खेती करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। करोड़पति लखपति बनने का सपना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमारी जरूरत है, एक आदमी करोड़पति बन गया, उसको कैंसर हो गया, क्या करेगा करोड़ रुपया लेकर के? सारा करोड़ रुपया तो डॉक्टर ले जाएगा, फिर भी कैंसर से मर जाएगा। जब मेरी मां अच्छी हो गई, मां में जीवांश कार्बन 1% से अधिक हो गया, अब जब आप रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे तो बहुत स्वाद होगा। दूसरा, उसमें पौष्टिकता बहुत जबरदस्त होगी। जिसकी मां बीमार नहीं होती, जो मां बीमार नहीं है, उस मां के ऊपर बोई गई फसल भी बीमार नहीं होगी, और उस फसल को जो खाएगा वो व्यक्ति भी बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर मां बीमार है तो फसलों की बीमारी आप सर के बल खड़े हो जाइए, नहीं ठीक कर सकते। और मां बीमार है तो इंसान की बीमारी के लिए आप कितने भी एम्स, कितने भी मेडिकल कॉलेज बना लीजिए, कोई माई का लाल किसी इंसान को स्वस्थ नहीं कर सकता। जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन। तो अन्न की महिमा का खेल है। अन्न मिलेगा हमको जमीन से, क्लाइमेट से, बायोडाइवर्सिटी से। तो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को जीवित रखना, संपूर्ण व्यवस्था को अच्छा बना के रखना, इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। नमस्कार।